हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग आई और सीनियर सिस्टर सोयान अपनी अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने के बाद इनहेरिटेंस केव से अलग अलग बाहर आते हैं। उन दोनों ने ही मिलकर डिसाइड किया था कि फिलहाल के लिए वो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे ताकि यांग आई पावरफुल होकर सीनियर सिस्टर सोयान की रेपुटेशन के लायक बने। वापस आने के बाद तीनों सेक्ट के एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड देने वाले थे। यहाँ लिंगशाओ पवेलियन में भी फर्स्ट एल्डर ना चाहते हुए भी यांग आई की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसने सच में बहुत ज्यादा बहादुरी का काम किया था। अब रिवॉर्ड के तौर पे वो यांग आई को चैंगयून इविल लैंड का परमिट पकड़ा देते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, लेकिन वहाँ हाई कल्टीवेशन वाले बच्चे ही जा सकते हैं क्योंकि अगर लो कल्टीवेशन वाले बच्चे वहाँ पर एंटर हो गए तो वो वहाँ पर मारे जा सकते हैं। और ये बात फर्स्ट एल्डर को बहुत अच्छे से पता थी और वो यांग आई को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए रिवॉर्ड देने के बहाने वो यांग आई को उसकी मौत का सर्टिफिकेट पकड़ा रहे थे। यांग आई तो बड़ी चालाकी से उस लेटर को वे जुआंग को देने को कह देता है, जिससे एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एल्डर यांग आई के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को नकारने की, तुम्हें ये रिवॉर्ड हासिल करना होगा जो मैंने तुम्हें दिया है। पर यांग आई भी बिना डरे उस स्क्रॉल को जलाते हुए कहता है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट ना करूँ तो। यांग आई की ये डेयरिंग हरकत देखने के बाद तो सभी बच्चे, यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर सुयान भी हैरान थी ये सोचकर कि पता नहीं अब इस लड़के का क्या होगा। अब यांग आई ने तो सबके सामने उस एल्डर की बेइज्जती कर दी थी, तो एल्डर वही अपने एक स्टूडेंट को आगे भेजते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उनके एक इशारे पर उनका सीनियर डिसाइपल तेजी से हमारे यांग आई पर हमला करने के लिए जंप कर जाता है। यांग आई ने तो बिना डरे काफी फास्टली अपने पंच को प्रिपेयर कर लिया था। वो जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उस बंदे पर हिट देता है, वो तो उड़ते उड़ते वापस से एल्डर वे के पाँव में गिर गया था। ये देखने के बाद कि यांग आई ने एक ही पंच में उनके सीनियर डिसाइपल को ढीर कर दिया, एल्डर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता लग गया था कि हमारा यांग आई उस इनहेरिटेंस केव में जाने के बाद काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स गेन करके आया है। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो बहुत जल्दी बाकी सारे सीनियर्स को भी पीछे छोड़ देगा और एल्डर वे नहीं चाहते कि ये लड़का जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो अब एल्डर वे खुद ही अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि इस सांप का फन तो कुचलना होगा इससे पहले कि ये हमें डसने लायक हो जाए। इसके बाद तो एल्डर वे अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हुए यांग आई की सोल को सप्रेस करने वाले थे, पर उनके ऐसा करने से पहले ही सोयान के दादाजी अपने पावर से स्ट्राइक करते हुए उनके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यांग आई भी हैरान था क्योंकि सेकंड एल्डर उसकी हेल्प कर रहे थे। एल्डर वे गुस्से में अपने छोटे भाई से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को रोकने की। एल्डर शीतोंग तो कहते हैं कि बड़े भैया आपको नहीं लगता सबके सामने अपने पर्सनल पनिशमेंट देना सही नहीं है, इससे बच्चों के सामने आपकी इमेज खराब हो सकती है। तभी पनिशमेंट हॉल के एल्डर भी आकर फर्स्ट एल्डर के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि तीनों सेक्ट के लीडर्स का कहना है कि सीनियर सिस्टर सोयान को इनहेरिटेंस केव का इनहेरिट मिला है। इस हिसाब से सोयान हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा खास है, उसके दादाजी भी इस लड़के के साथ है। इसका मतलब ये है कि इस लड़के ने भी उस इनहेरिटेंस केव से काफी सारी पावर हासिल की होगी, जिसके बारे में हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि ये हमारे पवेलियन के हित के हिसाब से है। ऐसे में अगर हमने इस लड़के को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया तो सेक्ट लीडर हमारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए तो हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात समझाने के बाद वो दूसरे एल्डर के पास जाकर कहते हैं कि आप अपने बड़े भाई के लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, वो तो बस इस घमंडी लड़के को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहते थे और कुछ नहीं। फर्स्ट एल्डर के सामने भी ये लड़का अपनी जुबान चला रहा था, इसे थोड़ा तो पनिशमेंट देना चाहिए ना। अब इन्होंने बड़े आराम से इस बात को संभाल लिया था, इसलिए सेकंड एल्डर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। सेकंड एल्डर के पीछे पीछे सीनियर सिस्टर सोयान यांग आई को इशारा करते हुए अपने पीछे आने का ऑर्डर देती है और वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाता है। अब सभी डिसाइपल के जाने के बाद फर्स्ट एल्डर अपने सीनियर डिसाइपल से कहते हैं कि किसी को भेजो जो कि इन दोनों पर नजर रख सके और मुझे पता लगे कि इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है। ऑर्डर मिलने के बाद ये बंदा अपने काम पर लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं जो कि यांग आई के घर के सामने मौजूद पेड़ पर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो कहती है कि ये जूनियर ब्रदर आखिर रह कहाँ गया। तभी उसकी नजर यांग आई पर पड़ती है जिसके पीछे पीछे सीनियर सिस्टर सुयान भी वहाँ तक पहुँच गई थी, थोड़ा पास से देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। सीनियर सिस्टर जिया पेड़ से उतरकर यांग आई को देखने लगती है। यांग आई अपने चारों तरफ अच्छे से नजर दौड़ाते हुए सीनियर सिस्टर सोयान को अपने रूम में ले जाता है, वो भी दरवाजा बंद करके। ये नजारा देखकर तो सीनियर सिस्टर जिया हैरान थी। वहीं अंदर जाने के बाद वो दोनों खुद को रोक नहीं पाती और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हमें पता लगता है कि सीनियर सिस्टर सोयान को यहाँ पर
यांकाई ने बुलाया एक जरूरी बात बताने के लिए, जिसके बारे में पूछने पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुमने इनहेरिटेंस गिफ्ट की पावर हासिल की है और इस बारे में तीनों सेट के डीलर्स को पता है, जिससे तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अब सभी की नजर तुम पर है। तुम जहाँ भी जाओगे वो सभी तुम्हें नोटिस करेंगे। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ रही तो फिर तुम्हारे पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यांकाई की बातें सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सुयान समझ जाती है कि आखिर यांकाई क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो यांकाई से कहती है कि भले ही मैंने इनहेरिटेंस गिफ्ट की पावर को एब्जॉर्व किया हो, लेकिन मैं अभी तक अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ। मैं जब भी कल्टीवेट करने बैठती हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी बातें चलती हैं। मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो शांत नहीं होगा तो मैं इसे इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। यहाँ सीनियर सिस्टर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो चाहती है कि यांकाई जल्द से जल्द पावरफुल हो जाए। यांकाई उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि वो जल्दी ही पावरफुल हो जाएगा। उसके बारे में सीनियर सिस्टर सोयान को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सारा फोकस अपनी पावर पर लगाना चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सके, ताकि यांकाई को भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। यांकाई यहाँ पर एक सॉल्यूशन देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। अगर हम साथ में रहे तो एक दूसरे के लिए रुकावट का कारण बन सकते हैं। ये सुनकर के यांकाई इस जगह को छोड़कर जाने वाला है, सीनियर सिस्टर सुयान परेशान हो जाती है। पर फिर वो ये भी जानती है कि अगर यांकाई यहाँ रहा तो फर्स्ट एल्डर उसके लिए मुसीबतें खड़ी करती रहेंगे और हर बार वो या उसके दादाजी मिलकर उसे नहीं बचा सकते। वो भी समझ गई थी कि यांकाई के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। यांकाई प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द पावरफुल होकर लौटेगा और सीनियर सिस्टर सुयान को किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देगा। सीनियर सिस्टर सुयान भी यांकाई पर भरोसा करते हुए उसे चूम देती है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम इन दोनों की किस दिखाई गई है। अब वो दोनों तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे, जिससे उनकी रूम लाइट ऑफ होता देखकर यहाँ सीनियर सिस्टर जिया को भी पता लग जाता है कि यांकाई आखिर किसके साथ है। वो अपने टूटे दिल को संभालते हुए कहती है कि उन्हें नहीं पता था वहाँ से लौटने के बाद वो यांकाई को किसी और का होने के लिए छोड़ देंगी। अब वो तो अपना दिल संभाल रही थी, तभी नेक्स्ट मॉर्निंग यांकाई आकर उनके ऊपर एक और बम फोड़ देता है। वो उन्हें बता देता है कि वो यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर तो सीनियर सिस्टर जिया के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वो चौंकते हुए कहती है कि इतनी जल्दी जा रहे हो। यांकाई इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस था, तो वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करती, बल्कि कहती है कि मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। और फिर वो दौड़ कर अंदर जाती है और फिर काफी सारा सामान लाकर यांकाई को पकड़ा देती है। यांकाई ये देखने के बाद कि उस पोटली के अंदर बहुत सारे पिल्स और हर्ब्स मौजूद है, वो कहता है कि इसे वापस ले लो, वरना तुम्हारे एल्डर को पता लगा तो वो बुढ़ा मेरी जान ले लेगा कि बिना पैसों में तुम मुझे इतनी पिल्स दे रही हो। यांकाई को घबराता देखकर सीनियर सिस्टर जिया बताती है कि चिंता मत करो, इन पिल्स के बारे में एल्डर को कुछ नहीं पता, ये तो मैंने अपनी पावर की हेल्प से रिफाइन किया। अगर तुम इन पिल्स को लोगे तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर देगा। रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, पता नहीं मुसीबत कब कहाँ से आ जाए। यहाँ यांकाई को ये भी पता लगता है कि सीनियर सिस्टर जिया ने इन पिल्स को बनाने के लिए जिन हर्ब्स का यूज किया है वो उसे असल में इनहेरिटेंस गिफ्ट में मिला था। वो यांकाई के यहाँ से जाने के फैसले के सपोर्ट में थी। ये देखने के बाद कि सीनियर सिस्टर जिया को उसकी कितनी फिक्र है, यांकाई की आंखें चमक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस चीज का शुक्रिया अदा कैसे करे। यांकाई उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। सीनियर सिस्टर जिया उसे जाते हुए देखकर उसे रोकना चाहती थी और अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी हालत देखने के बाद एल्डर मैंग कहते हैं कि अगर तुम उसे इतना ही मिस करोगी तो उसे रोक लो, जाने मत दो। ये देखने के बाद कि उनकी डिसाइपल यांकाई को कितना पसंद करती है, एल्डर मैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर हमें सुमू को दिखाते हैं, जिसे यांकाई का लिखा हुआ नोट मिलता है। उसे भी पता लग गया था कि उसके जीजा जी उसे छोड़कर यहाँ से चले गए। वो तो कहता है कि अरे 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 मैं उठने में लेट हो गया, जल्दी उठता तो उन्हें रोक पाता। और फिर वो फटाफट उसे रोकने के लिए दौड़कर आगे आने लगता है। पर वहाँ जाने के बाद उसे उसके दोस्त मिलते हैं, जिनसे बात करने पर उन्हें पता लगता है कि वो लोग लेट हो गए और शायद यांकाई रात को यहाँ से रवाना हो गया। अब ये जानने के बाद कि उसके जीजा जी सच में यहाँ से छोड़कर चले गए, वो कहता है कि चलो उनके सफर के लिए एक कामना करते हैं। यहाँ इन तीनों को ही पता था कि यांकाई फर्स्ट एल्डर की वजह से इस जगह को छोड़कर गया है। शायद अगर वो कुछ कर पाते तो यांकाई यहाँ से नहीं जाता। पर अब इन सारी बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी पावरफुल होना होगा, ताकि अब जब यांकाई वापस आए तो वो उसका सपोर्ट कर सके। यांकाई जब इस सेट में आया था तब कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और अब उसके इतने सारे दोस्त और वेल विशर हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए यांकाई जंगल तक पहुंच गया था। अब तक वो काफी ज्यादा थक भी चुका था। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक से उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक होता है, जिसे डॉज करने के चक्कर में वो अटैक उसकी टोपी से हिट हो गया था। हमें पता लगता है कि ये स्नेक अटैक और किसी ने नहीं बल्कि जिए होंगचेंग ने किया था, जो कि यांकाई के सामने अपीयर होते हुए कहता है कि यांकाई कमीने, मैंने कितने दिनों तक तेरा इंतजार किया, अब तू फाइनली मेरे हत्थे चढ़ गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
तेरी वजह से मुझे सेट से बाहर निकाल दिया गया है। वो यांग काई के ऊपर बरसते हुए कह रहा था कि आज मैं तुझसे पुराने और नए सारे हिसाब चुकता कर लूंगा। वो काफी स्पीड से यांग काई के ऊपर अटैक कर रहा था, पर अब यांग काई भी कमजोर नहीं है। वो उसके अटैक्स का जवाब दूसरे अटैक से देने लगता है। जिये होंगचेंग स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था, इसलिए यांग काई को स्टार्टिंग में फाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखने के बाद तो उसे मजा आ रहा था। जैसे जैसे फाइट सीरियस होने लगती है, हमारा यांग काई भी अपनी पावर यूज करते हुए जबरदस्त फ्लेम एक्सप्लोजन कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि पहले वाले अटैक को डॉज करने में तो जिया होंगचेंग की हालत खराब हो गई थी। वहीं जब दूसरा अटैक जब वो डॉज करता है, उस अटैक के पेड़ पर हिट होने के बाद उस पेड़ की त्वचा उड़ गई थी। इतने पावरफुल अटैक्स देखने के बाद जिया होंगचेंग कहता है कि लगता है उस गुफा से कुछ ज्यादा ही पावर हासिल कर लिया तुमने। यांग काई बिना रुके लगातार अटैक कर रहा था और ये देखने के बाद जिया होंगचेंग कहता है, यांग काई कुत्ते, तुझे तो आज मैं मौत के घाट उतारने वाला हूँ, इसलिए जितना फड़फड़ा सकता है फड़फड़ा ले। आज तुझसे मैं अपने सारे ह्यूमिलेशन का बदला लेने वाला हूँ। यहाँ यांग काई जिया होंगचेंग के ऊपर लगातार 100 फायर फीस्ट अटैक कर रहा था। जब जिया होंगचेंग यांग काई के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता तो वो कहता है कि तू हमेशा से औरतों के पीछे छुपता आया है, आज तू फाइनली मुझे अकेला मिला है और मैं इस मौके का फायदा पूरी तरह से उठाऊंगा। जिया होंगचेंग बड़ी ही शातिर तरीके से यांग काई के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंचकर एक जबरदस्त स्ट्राइक उसकी छाती पर करता है, जिससे यांग काई बुरी तरीके से ब्लीड करने लगा था। और फिर इसी तरीके का दूसरा हिट देने के बाद तो यांग काई की हालत काफी बुरी खराब हो चुकी थी। जिया होंगचेंग को लग रहा था कि अब वो जीत जाएगा, तभी अचानक से यांग काई के हाथ में स्टार मार्क का साइन उभर जाता है और देखते ही देखते आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब यांग काई अपने स्टार मार्क की पावर को यूज करते हुए फिर से जिया होंगचेंग की बॉडी के अंदर उसे आर पार करने वाला था, पर वो इस बार फिर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने विंड आर्मर का यूज करने लगा था। यांग काई के जबरदस्त अटैक को देखने के बाद वो कहता है कि चूजे, तेरे पास क्या एक ही चीज है जो बार बार घुमा घुमा के उसे यूज कर रहा है। और फिर वो यांग काई को ये शो करने के लिए कि वो यांग काई से कितना ज्यादा ताकतवर है, अपनी पावर को और बुरी तरीके से अनलिश करते जा रहा था, जिससे उसके आर्मर का साइज और ऑरा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यांग काई भी अपनी पावर को दुगना कर चुका था। जिया होंगचेंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा और यांग काई को मारने की वजह से वो खुद को भी डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटेगा। यांग काई लगातार स्टार मार्क की पावर यूज करने के बाद भी जिया होंगचेंग के आर्मर को जरा सा भी ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये देखने के बाद वो जिया होंग से कहता है कि क्या तेरे पास यही है और कुछ नहीं, हिम्मत है तो अपनी सारी पावर यूज कर। ये बोलने के बाद वो अपने स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे इनहेरिटेंस केव से मिला था। उस स्पिरिट ड्रैगन को देखने के बाद जिया होंगचेंग समझ गया था कि हमारे यांग काई ने इनहेरिटेंस केव के इनहेरिटेंस को हासिल किया है। वो कहता है कि ये पावर तेरे पास नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी थी। अगर तू मेरे रास्ते में नहीं आया होता तो ये पावर भी मेरी होती और सु यान भी मेरी होती। अब तक यांग काई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी एक्सट्रीम पावर रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने तुझे इतने मौके दिए सुधरने के, लेकिन तू कुत्ते की पूंछ है। तूने शो कर दिया कि तू जरा भी नहीं बदलने वाला, चाहे तुझे कितने ही मौके क्यों ना दे दिए जाए। तो आज मैं तेरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब तक यांग काई, जो कि सिर्फ जिया होंगचेंग को सबक सिखाना चाहता था, अब वो उसे मारने का इरादा कर लेता है। यहाँ यांग काई अपने ड्रैगन को थ्रो करते हुए कहता है कि तूने बार बार अपने लालच की वजह से मेरी लाइफ रिस्क में डाली है, अब मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यांग काई का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि थोड़ी ही देर में जिया होंगचेंग का वो आर्मर पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। बेचारे जिया होंगचेंग के लिए इस अटैक को रोक पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि इस फायर ड्रैगन की वजह से थोड़ी ही देर में एक जबरदस्त ब्लास्ट में उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और इस अटैक की वजह से वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। उसकी लाश तक नहीं बचती। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया था। यांग काई के इस जबरदस्त एक्सप्लोजन अटैक की वजह से वहाँ पर जमीन पर गड्ढे हो जाते हैं। इस फाइट की वजह से यांग काई काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो सीनियर सिस्टर जिया के दिए हुए पिल्स खाते हुए खुद को हील कर लेता है। ये पिल्स सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। अब वो वापस से अपनी टोपी उठाकर उस पे लगे हुए निशान को देखने के बाद भी उसे वेयर करके स्मग करता है। वो पूरी तरह से अपने सफर के लिए तैयार था। अब वो यहाँ से रवाना होते हुए कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरी दुनिया में फ्रीली घूम पाएगा। वो इतना पावरफुल बनना चाहता है कि कोई भी उसका रास्ता ना रोक पाए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। गाइस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस एपिसोड को देखकर लग रहा है कि शायद में भी ये सीरीज का एंड एपिसोड है। अगर थर्सडे को इसका एपिसोड नहीं आया तो समझ जाना हमारी सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो गया। आई नो ये सैड न्यूज होगी, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चैनल पे और भी अमेजिंग सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन, कमेंट और एंड स्क्रीन पर वो वीडियो शेयर कर दूंगी। आप क्लिक करके एंजॉय करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।